आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का ये चैप्टर 12 है और चैप्टर 12 का ये भाग 2 है। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं। इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर 12 का भाग 2 पढ़ते हैं। और चैप्टर 12 हम लोग क्या है, गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, यानी गुप्त वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। संस्थापक पढ़ लिए थे, इसका संस्थापक श्रीगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ लिए थे और घटोत्कच के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोगों को सबसे इसमें का मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा, देखिए इससे भी इंपॉर्टेंट, समुद्रगुप्त से भी इंपॉर्टेंट था चंद्रगुप्त द्वितीय, वो भी समुद्रगुप्त के ही बराबरी का राजा था। लेकिन सबसे अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो वो था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अभी तक हमें लगता है कि तीनों के बारे में आपको समझ में बहुत अच्छा से आ गया होगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और घटोत्कच, तो ये अपने आप को महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया, महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था, खुद को बहुत बढ़िया स्वतंत्र घोषित कर लिए थे। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। ये वृद्ध हो गया, क्या हो गया, वृद्ध हो गया और संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास ग्रहण करने के बाद उसने अपना राजगद्दी किसको दे दिया, अपना पुत्र समुद्रगुप्त को दे दिया। ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त को दे दिया, समुद्रगुप्त। अब देखिए समुद्रगुप्त ठीक ठाक एक शासक बनकर उभरा, क्योंकि पहले से ही बढ़िया ट्रेनिंग इसको मिला हुआ था। इसने क्या किया, इसने सोचा कि देखिए जब ये घटोत्कच राजा था तो उसको थोड़ा सा इन लोगों का साम्राज्य विस्तृत था, उत्तर प्रदेश वाले थोड़ा क्षेत्र में, थोड़ा बिहार वाले क्षेत्र में। तो चंद्रगुप्त बोल रहे हैं, ये समुद्रगुप्त ने ये सोचा कि हम अपने साम्राज्य को पूरा विस्तृत कर, सबसे पहला इसका प्लानिंग बना अपने साम्राज्य को विस्तृत करने का। किसका, अपने साम्राज्य को विस्तृत करने के लिए सैन्य प्रणाली थोड़ा बढ़िया करना पड़ेगा। जितने सैन्य प्रणाली व्यवस्थित किया, और पहले से भी इसके सैन्य प्रणाली बहुत बढ़िया चल रहा था, क्योंकि कुषाणों वाला सैन्य प्रणाली भी इन लोगों में भी था। तो ये सैन्य प्रणाली बहुत बढ़िया चल रहा था। तो इसने सबसे पहला शुरू किया सैन्य अभियानों को, सैन्य अभियान शुरू किया, सैन्य अभियान। ध्यान रखिएगा, सैन्य अभियान में इसने शुरू किया, कहा कि सबसे पहले उत्तर भारत के राजाओं को जीता जाए। अगर उत्तर भारत के राजा को जीत लेंगे तो दक्षिण भारत वाला को धमका कर ऐसे ही जीत लेंगे। अब देखिए समझिए ना, अगर किसी को पता चल गया कि आप या ऐसे पता चल जाता है कि वो कोई खूंखार है, मान लीजिए कोई पता चल जाएगा बहुत ही खूंखार अपराधी है, वो 100 लोगों की हत्या किया है, तो लोग ऐसे ही डरने लगते हैं। आप मूवी वूवी में देखे होंगे ना, क्या करता था, गुंडा आता था गांव में एक लोग को खींच कर पीट देता था, बाकी लोग तो ऐसे ही डर जाते थे। ध्यान रखिएगा, इसने भी वैसा ही एकदम रणनीति अपनाया। सोचा कि उत्तर भारत में ये तो था ही, सोचा उत्तर भारत के राजाओं को खींच कर पीट दिया जाए, दक्षिण भारत वाले तो अपने डर जाएंगे, डर कर अपने आत्मसमर्पण कर लेंगे। अब हुआ भी ऐसे ही। देखिए उत्तर भारत के कुल 9 राज्य को, ध्यान रखिएगा, इसके दक्षिण भारत में भी राज्य थे, लेकिन इसने उत्तर भारत के कुल 9 राज्य को, उत्तर भारत और दक्षिण भारत इसको जीतना था। तो दक्षिण भारत में देखिएगा ये पहाड़ों वाला जो विंध्य वाला क्षेत्र है, वो पहाड़ों वाला क्षेत्र है। ऐसे नहीं कि हवाबाजी करके ऐसे ही विंध्य क्षेत्र उत्तर भारत से दक्षिण भारत में चले जाएंगे। देखिएगा आगे आने वाले जो राजा होगा हर्षवर्धन, आगे आप हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। हर्षवर्धन भी ऐसे ही इसके, लेकिन इसके जितना समझदार वो नहीं निकला। इसने क्या समझदारी दिखाई, समुद्रगुप्त ने, इसने समझदारी दिखाई, इधर वाले राजाओं को हम जीत लेते हैं और दक्षिण भारत के राजाओं को डरा कर ऐसे ही जीत लेंगे। और आप आगे हर्षवर्धन को पढ़ेंगे तो हर्षवर्धन उत्तर भारत के राजाओं को जीत कर और दक्षिण भारत में एंट्री कर रहा है खुद लड़ने के लिए। अब खुद लड़ने के लिए एंट्री कीजिएगा, तो ये भी लड़ने के लिए एंट्री किया था, लेकिन ये पूरा रणनीति के साथ एंट्री किया था। लेकिन आगे हर्षवर्धन देखिएगा वो ऐसे ही एंट्री कर जाएगा, बस यहाँ पर आकर हार जाएगा दक्षिण भारत में। पुलकेशिन द्वितीय से वो हार जाता है। कौन हार जाता है, आगे आप पढ़िएगा हर्षवर्धन के बारे में। तो लेकिन इसने क्या किया, अपने सैन्य अभियान में इसने बढ़िया से एकदम रणनीति बनाई, 3 की रणनीति बनाई। इसने कहा कि 9 राज्य है, 3 की रणनीति चला जाए। अब 3 की रणनीति, 9 उत्तर भारत के कितने राजा, उत्तर भारत के, ध्यान रखिए उत्तर भारत के 9 राज्यों को, 9 राज्यों को इसने जीता। अब 9 राज्यों को जीतने के बाद इसने देखिए उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीता, कुछ राज्यों को अपने में मिला लिया और कुछ राज्यों को भी छोड़ दिया। अब इसने 3 की रणनीति इसकी क्या थी, इसकी 3 की रणनीति थोड़ा सा देख लीजिए आप। 3 की रणनीति, अब 3 की रणनीति क्या थी, सबसे पहला था 1 नंबर में ग्रहण, दूसरा था मोक्ष, और तीसरा था अनुग्रह। अब ग्रहण का मतलब क्या था, किसी भी राजा को क्या करना, जीत कर अपने में समेटना पहले, यानी कि किसी भी राजा को जीतना। ग्रहण मोक्ष का मतलब उसको छोड़ना, मोक्ष का मतलब क्या, छोड़ना।
और तीसरा उसका राज्य वापस लौटाना, राज्य वापस लौटाना, वापस लौटाना, लौटाना। अब बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं ये क्या होगा, जब जीते तो फिर छोड़ेंगे क्या है, छोड़कर उसका राज्य वापस क्या लौटा देंगे। देखिए एक समझदार राजा वही होता है जो कुछ ही क्षेत्रों पर अपना सीधा नियंत्रण रखे, बाकी क्षेत्रों पर अपने छोटे छोटे जो राजाओं को क्या कर दे उनको नियंत्रण स्थापित करने के लिए। ध्यान रखिएगा कोई भी राजा पूरा बड़ा क्षेत्रों को नहीं संभाल सकता, ये सभी लोग जानते हैं। कितना भी आप बड़े राजा हो, कितने भी टैलेंटेड हो ना, तो पूरे जैसे हमारा देश है ना, तो हमारे देश में जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, अलग अलग राज्यों को मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री के बाद अलग अलग क्षेत्रों के विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, फिर ग्राम प्रधान होते हैं, सरपंच होते हैं। ये अलग अलग जगह पर कोई मुखिया कहीं पर माना, वही ग्राम प्रधान को कहीं पर मुखिया के नाम से जाना जाता है, कहीं पर ग्राम प्रधान उसको कहा जाता है। ये सब छोटे छोटे अलग अलग शासन के लिए बनाए गए हैं ना। मान लीजिए छोटा कोई काम होगा तो वो बड़े पर रिपोर्ट करेगा, उससे बड़ा रिपोर्ट करेगा। तो ठीक वैसे ही इसने भी क्या किया, चीन की रणनीति में इसने क्या किया, सबसे पहले किसी भी राज्य को इसने जीतता था, जीतने के बाद उस राजा को क्या कहता था, तुम आत्मसमर्पण कर दिए, तो वो राजा कहता ठीक है कर देते हम आत्मसमर्पण। जब जीत ही गया तो आत्मसमर्पण वो कर देता था, सब कुछ बता देता था कि हमारा राज्य इतना विस्तृत है, हमारे पास इतना धन है, ये सब कुछ बता देता था। तो ये जो समुद्रगुप्त है उसको कहता था कि हम तुमको छोड़ देंगे, तुम्हारा राज्य भी लौटा देंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, दो गो चीज़ चाहिए। पहला तुमसे सैनिक मदद चाहिए, जब भी हम चाहें तुम्हारा सैनिक ले सकते हैं। और दूसरा बात, तुम्हारा जो टैक्स होगा वो टैक्स का कुछ हिस्सा हमें भी चाहिए, कुछ हिस्सा तुम रख लेना, कुछ हिस्सा हमें भी चाहिए। तो ये राजा मान जाते थे कि जब हार ही गए हैं और ये हमको छोड़ रहा है और कुछ टैक्स का हिस्सा ले रहा है तो क्या दिक्कत है, और जब सैनिक मदद होगा तो हम दे देंगे। तो ऐसे ही करके भारत के उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीत लिया। और ऐसे ही करता था, कुछ राज्यों को अपने जो राजा ऐसे नहीं मान रहे थे वो अपने आप में मिला लिया उनको, उनको कहा कि ठीक है तुम नहीं मानोगे ना। कुछ राजा मानते ही नहीं थे, कुछ राजा क्या करते थे, कहते नहीं हम तुमको, हारने के बाद भी नहीं मानते थे कि नहीं हम तुमको टैक्स नहीं देंगे, बस क्या करते थे उनका काम खत्म कर देते थे और उनका राज्य अपने में मिला लेते थे। तो कुछ राज्यों को क्या किया इसने, ऐसे ही किया, कुछ राज्यों को मिला लिया और कुछ राज्यों को 9 गो में कुछ राज्यों को वापस उनको लौटा दिया। उत्तर भारत का काम खत्म हो गया। अब दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के कुल 12 राज्य, ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत के कुल 12 राज्य, दक्षिण भारत के 12 राज्यों को सबसे पहले ये कहा दक्षिण भारत के राज्यों को कौन कौन लड़ना चाहता है, आ जाओ लड़ लो, नहीं तो तुम आत्मसमर्पण करो, नहीं तो हम सब पर हमला करने वाले हैं। दक्षिण भारत के राज्यों को, अधिकतर दक्षिण भारत के राज्य जो राजा थे वो अपने आप आत्मसमर्पण कर दिए, क्योंकि उनको पता था भाई कि यहाँ पर कि 9 राज्य ये हैं, फिर ये 9 राज्यों की ये सेना ये है, ये 9 राज्य मदद करेंगे ही करेंगे समुद्रगुप्त, क्योंकि इसको जीता है और समुद्रगुप्त की अपनी भी सेनाएं हैं। इतनी बड़ी सेना अगर इधर आक्रमण कर दे तो कोई भी राजा का बचना मुश्किल है, ध्यान रखिएगा, ये बच ही नहीं सकते हैं। तो दक्षिण भारत का अधिकतर राजाओं जो 12 राजा थे, एक दो से युद्ध करना पड़ा, बाकी राजा ने अपने आप आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन दक्षिण भारत के जितने भी राजा थे, जितने भी राज्य था, वो सभी राजाओं को क्या किया इसने, उनका राज्य वापस लौटा दिया। वहाँ से 2 गो चीज़ मांगा। क्या मांगेगा ये, एक सैनिक मदद और एक टैक्स। और मांगा क्या, वो ऑर्डर दिया कि तुमको ये दोनों देना ही देना है। मांगना क्या होता है, मांगना उससे होता है ना जिससे हम मदद मांगते हैं, मदद थोड़े मांग रहा था, ये ऑर्डर दे रहा था, क्योंकि हराया है ना, तो ऑर्डर दे रहा था कि तुमको सैनिक मदद और टैक्स दोनों हमको क्या करना देना है। तो दक्षिण भारत के 12 राज्य मान गए और 9 ये उत्तर भारत के 9 राज्य। इसीलिए बीसेंट, ध्यान रखिएगा, बीसेंट स्मिथ इतिहासकार था, ध्यान रखिएगा, इसने इस समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ध्यान रखिए, भारत का नेपोलियन जिस तरह से यूरोप का अधिकतर क्षेत्रों को जीत लिया था ना, एकदम पूरा एकदम तबाही मचाया हुआ था, ठीक वैसे ही भारत में तो पूरा तबाही मचाया हुआ था। इसीलिए बीसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा। अब भारत का नेपोलियन क्यों कहा, नेपोलियन तो बाद में आया, ये समुद्रगुप्त तो पहले आया था। ये ऐसे कहना चाहिए था नेपोलियन को ना कि यूरोप का अगर उदाहरण ही लेना था समुद्रगुप्त का, इसको बीसेंट स्मिथ को, तो समुद्रगुप्त को कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए था कि नेपोलियन का नाम रखना चाहिए था कि नेपोलियन यूरोप का समुद्रगुप्त है, ऐसे कहना चाहिए था कि यूरोप का समुद्रगुप्त है। लेकिन बीसेंट स्मिथ ने किसको, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त को क्या कहा, भारत का नेपोलियन, क्योंकि ये बात ये है कि ये सब अधिकतर जो आप इतिहासकार देखिएगा ना तो ऐसे ही उदाहरण लेते हैं कि भारत का ये, भारत का वो, उधर का ही नाम लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सब इतिहासकार ये सब यूरोप वाले क्षेत्र के, तो यूरोप वाले क्षेत्र के तो हम लोगों का तो करेंगे नहीं सपोर्ट, किसका करेंगे, अपना ही सपोर्ट करेंगे, ध्यान रखिए। और एक बात, ये नेपोलियन ने कुछ ज़्यादा ही क्षेत्रों पर कब्जा किया था, ज़्यादा किया था तो क्या हुआ,
समुद्रगुप्त का भी तो नाम थोड़ा बहुत लेना चाहिए था ना उधर यूरोप वाले क्षेत्र में, लेकिन नहीं लिया। किसका? उधर वाले राजाओं का नाम इधर ले रहा है, नेपोलियन का नाम इधर ले रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और एक बात, इसको धरणी बंद कहा गया, ध्यान रखिएगा। धरणी बंद किसको? समुद्रगुप्त को धरणी बंद कहा गया। धरणी बंद का मतलब होता है पृथ्वी का विजेता, इसको पृथ्वी का विजेता कहा गया। और ये सबकी जानकारी आखिर कैसे मिल पाती है हम लोगों को, कहाँ से मिल पाती है? देखिए, समुद्रगुप्त के एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था हरिसेन। अब हरिसेन क्या था, पहले भी आप देखे थे कि ये अभिलेख लिखवाने की प्रथा चल रही थी। अभिलेख लिखवाने के आप सम्राट अशोक के समय भी देखे होंगे कि सम्राट अशोक ने बहुत सारा अभिलेख लिखवाया था। ठीक इस समय भी इसके एक दरबारी कवि जिनका नाम था, नीचे दिखाई देगा ना, यहीं पर दिखाई देगा या यहाँ पर लिख देते हैं, हरिसेन। ध्यान रखिएगा, हरिसेन। हरिसेन द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखवाया गया, ध्यान रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति। अब ये अभिलेख है, ध्यान रखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति क्या है? हरिसेन कौन थे? देखिए, हरिसेन तो इनके दरबारी कवि थे, ध्यान रखिएगा, ये दरबारी कवि थे, हरिसेन द्वारा लिखवाया गया। अब एक बात समझिए, हरिसेन द्वारा प्रयाग प्रशस्ति, अब इसमें क्या लिखवाया गया? जो भी समुद्रगुप्त ने जितना भी सैन्य अभियान किया था, जितने भी राजाओं को हराया था, कैसे राजाओं को हराया था, कैसे उनको मुक्त किया था, क्या किया था, सबके बारे में पूरा विस्तार से वर्णन किसमें करवाया गया? प्रयाग प्रशस्ति में। देखिए, राजाओं द्वारा ये अभिलेख क्यों लिखवाए जाते थे? जब भी राजा कोई युद्ध जीतता था या कोई बड़ा काम करते थे तो सब बड़े कामों को एक जगह लिखवाया जाता था। जैसे अभी लोग अपना ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं ना, कि अपनी जीवनी के बारे में लिखते हैं, अपने जीवन की उपलब्धियों के बारे में लिखते हैं, ठीक वैसे ही उस समय भी राजाओं द्वारा लिखवाया जाता था। लेकिन इसके पीछे थोड़ा सा इसका इतिहास जान लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के कई नामों से आप जानते हैं, इलाहाबाद का अभिलेख, और जब इलाहाबाद का अभिलेख, देखिए इसको कौशाम्बी अभिलेख के भी नाम से जाना जाता है। जब कौशाम्बी अभिलेख का नाम इसको रखिएगा ना तो उसमें आ जाएगा सम्राट अशोक का नाम। जब इलाहाबाद का अभिलेख के नाम रखिएगा तो उसमें सम्राट अशोक, ये समुद्रगुप्त, अकबर, जहांगीर, बीरबल, सबका नाम आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि एक ही अभिलेख पर सबका नाम कैसे आया? देखिए, इसका थोड़ा कहानी समझिए। जब मौर्य वंश पढ़ा रहे थे तो सम्राट अशोक के बारे में पढ़ा थे, उस समय समझाया था कि फिरोज शाह तुगलक ने जो टोपरा वाला और मेरठ वाला अभिलेख है, सम्राट अशोक का मेरठ और टोपरा वाला अभिलेख उठाकर दिल्ली लेकर चला गया था। आप देखिएगा, जब भी सल्तनत काल जब आप आगे पार्ट 2 में सल्तनत काल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो भी राजा सल्तनत काल में आए ना, मैक्सिमम राजा, उसमें से कुछ राजा ऐसे हुए जो कोई भी सामान कोई भी पुराना जो प्राचीन समय में बना हुआ रहता तो उसको तोड़ फोड़ देते थे, किसी का अभिलेख उठा लेते थे, किसी का कुछ उठा लेते थे। तो देखिएगा, अकबर ने ही सम्राट अशोक का अभिलेख उठा लिया था, जैसे फिरोज शाह तुगलक ने उठा लिया था, वैसे ही सम्राट अशोक का एक अभिलेख था जिसका नाम था कौशाम्बी अभिलेख। तो जब कौशाम्बी अभिलेख, तो वहाँ पर सम्राट अशोक ने उसको अभिलेख को स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अभिलेख आपको पता है 3-4 प्रकार के अभिलेख होते हैं। स्तंभ लेख भी होते हैं, गुहा लेख भी होते हैं, या ये जो शिला लेख भी होते हैं। तो सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में, ध्यान रखिए कौशाम्बी, इसको समझना बहुत जरूरी है। कौशाम्बी में ध्यान रखिएगा, इसने कौशाम्बी में एक स्तंभ लेख लिखवाया, ध्यान रखिएगा, स्तंभ लेख बनवाया इसने, गोल था स्तंभ लेख। इसने कौशाम्बी में एक स्तंभ लेख बनवाया, सम्राट अशोक ने उस स्तंभ लेख पर अपने बारे में लिखवाया, सम्राट अशोक ऊपर, ठीक है। ये कौशाम्बी में ही हरिसेन द्वारा इसी स्तंभ लेख पर, कौशाम्बी वाला स्तंभ लेख पर ही समुद्रगुप्त के बारे में ठीक इससे नीचे वर्णन करवाया गया। इससे नीचे इसी स्तंभ लेख है, ध्यान रखिएगा, स्तंभ लेख और अभिलेख बोल रहे हैं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अभिलेख के अंतर्गत ही स्तंभ लेख आते हैं। यह स्तंभ लेख है, खंभा पर, गोल खंभा था, गोल खंभा पर लिखवाया गया। पहले सम्राट अशोक का था, उसने कौशाम्बी में स्थापित करवाया। उसके बाद हरिसेन ने देखा, अरे बहुत बढ़िया, ही तो पिलर है, पिलर ही बोला जाता है इसको ना, बहुत बढ़िया, मतलब स्तंभ है। तो स्तंभ को क्या किया उसने, हरिसेन द्वारा कहा कि अरे चलो इसी पर लिखवा देते हैं। अब समुद्रगुप्त की जितनी भी बातें थी यहाँ नीचे लिखवा दिया हरिसेन। और एक बात, जब हरिसेन ने लिखवाया और जब अकबर का शासनकाल आगे आया, क्योंकि शुरू में मौर्य वंश, बीच में ये लोग, और आगे जब अकबर का काल आया तो अकबर का जो बेटा था जिसका नाम था जहांगीर, उसको था क्या, हमारा पिता का शासनकाल है। जब पिता का शासनकाल है तो जहांगीर ने इसी को उखड़वाया, कहा उखाड़ो इसको, कौशाम्बी में था, कहा उखाड़ो। और कौशाम्बी से 50 किलोमीटर दूर प्रयाग
50 किलोमीटर दूर प्रयाग में इसको स्थापित करवा दिया। किसको? इसी को। और नीचे किसका किसका नाम लिखवाया? इसके नीचे, इसमें नीचे किसका किसका नाम लिखवाया? अपने पिता अकबर का, जहांगीर ने अपना नाम लिखवाया, और बीरबल का। तीनों लोगों का नाम मिलता है। आज जब ये कौशाम्बी में था तो इसको कौन सा कौशाम्बी अभिलेख के नाम से जानते थे? सम्राट अशोक का। और यही उठाकर इलाहाबाद में लेकर आया गया तो इलाहाबाद के अभिलेख के नाम से भी इसको जानते हैं, और प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले था सम्राट अशोक का यहाँ पर, उसके बाद हरिसेन ने इसके नीचे लिखवा दिया, उसके बाद हरिसेन के बाद यहाँ पर ये जहांगीर अकबर और बीरबल तीनों का नाम मिलता है। मतलब कौ गो राजा का नाम हुआ, ध्यान समझिए। सम्राट अशोक का नाम इसी पर मिल गया, समुद्रगुप्त का नाम मिल गया नीचे, उसके नीचे किसका नाम मिला? उसके नीचे मिला जहांगीर का नाम, अकबर का नाम और बीरबल का नाम। ध्यान रखिएगा। इसी पर आप कहेंगे कि इसको दूसरा पर नहीं लिखवाना चाहिए, तो इसने देखा कि बहुत बढ़िया है ये और बहुत दिनों तक चलेगा, कहा इसी पर लिखवा देते हैं, तो इसी पर लिखवा दिया। ये उखड़वा लिया। कौन उखड़वा लिया? जहांगीर ने उखड़वा लिया। ध्यान रखिएगा, जब मौर्य वंश पढ़ा रहे होंगे उस समय बताएंगे कौशाम्बी के अभिलेख को कौन उखड़वाया। कौशाम्बी का अभिलेख को अकबर के शासनकाल में उखड़वा लिया गया, उखड़वा कर इलाहाबाद में लेकर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति के बारे में समझ लिए, और इसमें किसके बारे में वर्णन है? समुद्रगुप्त के बारे में वर्णन है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समुद्रगुप्त जो था ये तो कला प्रेमी भी इसको माना जाता है, कविराज भी इसको कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है? कविराज के नाम से भी जाना जाता है इसको बीणा बजाते हुए कई बार देखा गया। आप कई बार देखा गया, कैसे नहीं कि टहलते हुए बीणा बजाते हुए या बैठे हुए बीणा बजाते हुए देखा गया, नहीं। इसके सिक्कों पर कुल 6 प्रकार के इसने सिक्का चलवाया था। 6 प्रकार के, जिसमें से 2 गो प्रमुख है, उसके बारे में समझ लेते हैं। एगो वीणा वादन सिक्का चलवाया, उस पर वीणा बजाते हुए इसको दिखाया गया कि ये वीणा बजाते हुए। तो वीणा बजाते हुए कब दिखाया गया? वीणा प्रेमी था, कला प्रेमी था, इसको कवि भी था। ध्यान रखिएगा, ये कवि भी था। तो वीणा वादन करते हुए। और दूसरा अश्वमेघ प्रकार के, उस पर दिखाया गया अश्वमेघ यज्ञ करते हुए। ये दिखाया गया अश्वमेघ यज्ञ के बारे में कि घोड़ा छोड़ा गया है, घोड़ा का उस पर चित्र बना हुआ था। किस पर? अश्वमेघ प्रकार के जो सिक्का था उस पर यह अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। ध्यान रखिएगा, कौन? समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ। अरे सब इसी का था, तो अश्वमेघ करवाकर घोड़ा कहीं पर छोड़े, कोनो दिक्कत है? नहीं। तो कुल 6 प्रकार के सिक्का। चलो अब देखिए, श्रीलंका के एक राजा थे जिनका नाम था काकवर्ण। ध्यान रखिएगा, काकवर्ण नाम था। और ये राजा कहाँ के थे? श्रीलंका के। इनको बनवाना था, मंदिर बनवाना था बिहार में, और कुछ बौद्ध मठों को भी बनवाना था बिहार में, क्योंकि बौद्ध धर्म के समर्थक थे श्रीलंका वाले, और ये भी बौद्ध धर्म का संरक्षण देता था। ध्यान रखिएगा। तो ये इनको बनवाना था मंदिर। चित्रगुप्त के ये शासन काल में था। तो ऐसे ही नहीं कि इतने बड़े राजा के राज्य में घुसकर और मंदिर बनवाने लगेंगे, नहीं। काकवर्ण ने परमिशन लिया समुद्रगुप्त से, अपने राजदूत को भिजवाया श्रीलंका के राजा ने इनके पास, क्या हम मंदिर बौद्ध मठ बनवा सकते हैं और मंदिर को बनवा सकते हैं? तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बोध गया में काकवर्ण जो शासक थे श्रीलंका के, उन्होंने बौद्ध धर्म के मंदिरों और मठों की स्थापना कहाँ पर करवाया? बिहार में बोध गया में करवाया गया। ध्यान रखिएगा। और इसके जो समुद्रगुप्त है, इसके समय मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत पर मैक्सिमम क्षेत्रों पर इसका अधिकार था। ध्यान रखिएगा, मालवा वाला क्षेत्र पर, कश्मीर के कुछ क्षेत्र पर, ऊपर में कश्मीर के कुछ क्षेत्र पर, इधर दक्षिण भारत में मालवा, ये सारे ये मालवा और आगे विंध्य पर्वत से आगे तक पूरा क्षेत्र इसी के कंट्रोल में था। ध्यान रखिएगा। तो अब इसके बारे में हम लोग सब कुछ समझ लिए लगभग, अब कुछ बाकी नहीं है इसके बारे में। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग अगले राजा के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मतलब समझ में आ गया होगा।